इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उपभोग फलन क्या है, उपभोग फलन से क्या आशय है, और अनधिमान। यहाँ पर देखिए गाइस अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, भुगतान संतुलन से क्या तात्पर्य है। और ये क्वेश्चन ये लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमा स्वीकार कर उन्हें उनके बदले में सुगम वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के लिए जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, साथ में आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस बार का गाइस आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाली हो और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ स्कोर करना है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। ठीक है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप 90+ स्कोर करना चाहते हो। तो गाइस यहाँ पर पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम जिन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो इस वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। क्लियर? तो चलिए गाइस पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रखा है कि मांग का नियम क्या है। ठीक है, मांग का नियम क्या है विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप पेपर उठाकर देखें ना, कई बार ये क्वेश्चन आस्क किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे मांग का नियम। मांग का नियम हेडिंग डालने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से लिखना है कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस वस्तु पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी होती है। यानी जब कीमत बढ़ेगी तो चीज़ें हम कम खरीदेंगे। तो यही यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर गाइस यही बताया गया कि मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है। और इसके विपरीत यहाँ पर आप लिखोगे कि कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। यानी जब चीज़ें सस्ती होंगी तो चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाती हैं, और अगर मार्केट में महंगाई है तो चीज़ें हम कम खरीदते हैं। यही आपका मांग का नियम है। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए मांग का नियम क्या बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है, और इसके विपरीत कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। यही आपका मांग का नियम है। अगली हेडिंग यहाँ पर आपको क्या डालनी है, आप डालोगे मांग के नियम की मान्यताएं। ऐसे क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पूरा एकदम सही से समझना है। आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे मांग के नियम की मान्यताएं। हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि मांग के नियम की क्रियाशीलता कुछ मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है, मांग के नियम की क्रियाशीलता कुछ मान्यताओं पर आधारित है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अभी आपको यहाँ पर पॉइंट लिखनी है। ठीक है, मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, पहले आप लिखोगे मांग के नियम की क्रियाशीलता कुछ मान्यताएं निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखोगे उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। और 4 यहाँ पर आपको लिखना है किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जब लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर विस्तृत में ही लिखना है, तो पूरा देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर लिखोगे कि मांग में वृद्धि के कारण।
मांग में वृद्धि के कारण क्या क्या है, चलिए उनको देख लीजिए। आप यहाँ पर लिखोगे कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, ठीक है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि के ये कारण है। दूसरा, जब प्रति स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। तीसरा, जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी आती है। और 4 पॉइंट लिखोगे, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो। एंड नेक्स्ट आपको लिखना है कि जब भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो। ठीक है, तो इस तरह से गाइस ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। क्लियर। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिए, यानी इसके आगे आपका कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, मांग का नियम क्या है, मांग के नियम की मान्यताएं और वृद्धि के कारण बताइए, मांग में वृद्धि के कारण बताइए। इसी के साथ गाइस अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, चलिए क्वेश्चन है कि बाजार का अर्थ लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाजार का अर्थ लिखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर देख लेते हैं, बाजार का अर्थ क्या है। यहाँ पर गाइस इस प्रश्न का आंसर आप लिख लीजिए और इस तरह से वहाँ पर आप लिखोगे कि प्रत्येक प्रकार के विनिमय हेतु बाजार की आवश्यकता होती है। साधारण भाषा में बाजार से आशय किसी स्थान विशेष से लगाया जाता है जहाँ पर किसी वस्तु या वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता एकत्रित होते हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा बाजार क्या है, एक बार दोबारा से समझिए। आप लिख कर आओगे कि बाजार से आशय किसी स्थान विशेष से लगाया जाता है जहां पर किसी वस्तु या वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता एकत्रित होते हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, तो वही कहलाएगा आपका बाजार। क्लियर। इसी के साथ चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि बेरोजगारी की दर की परिभाषा दीजिए। आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे बेरोजगारी दर की परिभाषा, इसमें आप लिखोगे कि बेरोजगारी की दर की परिभाषा निम्नलिखित है। फिर आपको लिखना है कि जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति को कुशल योग्यता व इच्छुक होने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता तो वह व्यक्ति बेरोजगारी के दर के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस तरह से लिखो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। क्या लिखोगे, बेरोजगारी की परिभाषा क्या है, आप यहाँ पर लिखोगे कि जब किसी व्यक्ति को कुशल योग्यता व इच्छुक होने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को बेरोजगारी के दर के अंतर्गत रखा जाता है या फिर वह व्यक्ति बेरोजगारी के दर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बाजार का क्या अर्थ है, मांग का नियम आप यहाँ पर समझ चुके हो, उसकी मान्यताएं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखा कि बेरोजगारी की दर की परिभाषा दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपका कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इस लघु उत्तरीय प्रश्न में अगला क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे, बजट के उद्देश्यों को समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बजट के उद्देश्य। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि बजट से तात्पर्य सरकार का एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का ब्यौरा है। बजट के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आपको गाइस फर्स्ट हेडिंग इस तरह से डालनी है कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। इसमें आप लिखोगे कि बजट का उद्देश्य है जो कि वह देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करे। इसके लिए बजट को अनेक क्षेत्रों में कर को कम करके उनके व्यक्तियों में आर्थिक क्रियाएं करके आर्थिक विकास की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग आप डालो कि आर्थिक स्थिरता, और इसमें लिखोगे बजट का उद्देश्य यह भी है कि इसे देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए क्योंकि देश में तेजी व मंदी के चक्कर तो चलते रहते हैं, इसलिए बजट को तेजी के समय बजट तथा मंदी के समय घाटे का बजट बनाना चाहिए। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर लिख कर आओगे। ठीक है, यहाँ पर गाइस अगर तीसरी हेडिंग आपको डाली है तो आप तीसरी हेडिंग में लिखोगे कि रोजगार का सृजन। अगर आपको ज़्यादा और बड़ा करके लिखना है
तो वहाँ पर आप लिखोगे कि रोजगार का सृजन, आपको हेडिंग डाल लेनी है, ठीक है। और उसमें आप लिख लीजिए, उसमें आप लिखोगे कि बजट का उद्देश्य है कि उसे रोजगार का सृजन करना चाहिए, जिसके लिए बजट को अनेक सड़कें, पुल, नहरें इत्यादि जैसे उपकरणों का निर्माण करवाना चाहिए, जिससे कि लोगों को रोजगार प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब इसी के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न कि सीमांत प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। फर्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, यानी क्वेश्चन आप नोट करें, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सीमांत प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, ये घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। नेक्स्ट उपभोग फलन से क्या आशय है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उपभोग फलन क्या है, उपभोग फलन से क्या आशय है। और अनधिमान वक्र की विशेषता लिखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेंगे। स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, तो चलिए उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे भुगतान संतुलन से क्या तात्पर्य है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। भुगतान संतुलन से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे भुगतान शेष संतुलन, भुगतान शेष या फिर भुगतान संतुलन, ठीक है, हेडिंग डालोगे भुगतान शेष या फिर भुगतान संतुलन। इसमें आप लिखोगे कि भुगतान शेष से अभिप्राय, भुगतान शेष से अभिप्राय एक निश्चित अवधि में एक देश से दूसरे देश के साथ आर्थिक लेन देन होता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि प्राप्ति से प्राप्तियाँ व भुगतान का विवरण होता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर आप इस तरह से लिखकर बताओगे कि भुगतान शेष एक देश के विश्व दरों के साथ लेन देन का लेखा है, जो दृश्य व अदृश्य मदों पर शुद्ध व्यापार व एक पक्षीय अंतरणों का विवरण होता है, भुगतान शेष कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्न में। इसी तरह से क्वेश्चन और भी नोट कर लीजिए, और जैसे वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप इसको तैयार कर लेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण रीतियों की विवेचना कीजिए, या फिर यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की विधियों की व्याख्या कीजिए, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से संबंधित कौन कौन से उपकरण हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण रीतियों की विवेचना कीजिए, तो वहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि रिजर्व साख के नियंत्रण एवं नियमन हेतु दो प्रकार के साधनों का प्रयोग होता है। इसको आप देख चुके हो कई बार। और पहला वहाँ पर आप लिखोगे कि मात्रात्मक साख नियंत्रण, दूसरा लिखोगे गुणात्मक साख नियंत्रण। मात्रात्मक साख नियंत्रण में आप 3 हेडिंग वहाँ पर डाल के लिख कर आ सकते हो, जैसे पहले वहाँ पर डालोगे मात्रात्मक साख नियंत्रण में कि बैंक दर में परिवर्तन, उसमें इस तरह से 1-2 लाइनें लिख देना कि बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। और दूसरी इस तरह से आप लिख दोगे खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है। मात्रात्मक साख नियंत्रण में फर्स्ट हेडिंग बैंक दर में परिवर्तन, दूसरी खुले बाजार की क्रिया, इसमें आप लिखोगे खुले बाजार की क्रियाओं से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर इसी तरह से तीसरी हेडिंग आप डालोगे वैधानिक तरल कोषानुपात। और मात्रात्मक साख नियंत्रण में आपको इस तरह से हेडिंग डाली है नैतिक प्रभाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही, चयनात्मक साख नियंत्रण, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं, आप यहाँ पर फर्स्ट आपको इस तरह से पहले हेडिंग डालनी है व्यावसायिक बैंक, और आप इसमें लिखोगे कि व्यावसायिक बैंक वह संस्था है जो लोगों के लिए एक लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमाएं स्वीकार कर उन्हें उनके बदले, ठीक है, जमाएं स्वीकार कर उनके बदले में निवेश देती है।
तथा व्यावसायिक बैंक मुद्रा व साख का व्यापार करती है, व्यावसायिक बैंक कहलाती है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर वहाँ पर लिख कर आओगे। व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं, फर्स्ट हेडिंग व्यावसायिक बैंक। उसके बाद की व्यावसायिक बैंक वह संस्था है जो लोगों के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमाएं स्वीकार कर उन्हें उनके बदले में निवेश देती है, तथा व्यावसायिक बैंक मुद्रा व साख का व्यापार करती है, व्यावसायिक बैंक कहलाती है। तो ये हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किए गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए। तो आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व पहले आप हेडिंग डालोगे, फिर वहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि निम्नलिखित हैं। एक लाइन के आय के चक्रीय प्रवाह के महत्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट लिखोगे जैसे देश को राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन अत्यधिक उपयोगी है, ठीक है। इस तरह से सेकंड पॉइंट लिख दोगे कि चक्रीय आय प्रभावों के द्वारा संतुलन के कारणों तथा उनको दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जाता है आय के चक्रीय प्रवाह के महत्व में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख दोगे कि चक्रीय मुद्रा प्रवाह के अध्ययन से यह मालूम हो जाता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है अथवा नहीं। तो आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए। तो इस तरह से एक दो पॉइंट वहाँ पर आप लिख कर आओगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। 1929 की महामंदी का वर्णन, इसको आप तैयार कर लेंगे। तो जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक से, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।